10 साल 15 साल आप अलग रह रहे हैं, मल्टीपल लिटिगेशंस हैं, एक फैमिली ने दूसरी फैमिली के खिलाफ लिटिगेशन करी हुई है और कहीं कोई संभावना ही नहीं है साथ होने की, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ऐसी मैरिज को जो नाम मात्र की रह गई हैं उसमें और एगनी और तकलीफ ना दे करके उसको 142 में आप उसको ख़त्म कर दीजिए। जब नया बीएनएस एक्ट आया तो क्रूएल्टी की डेफिनेशन जो 498A में थी वही डेफिनेशन बीएनएस में भी रही। तो इसी तरह से इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज पे सुप्रीम कोर्ट ने लॉ कमीशन को रिकमेंडेशन भेजी है। पॉलिटिकल डिस्कोर्स में भी ये बात आती है, जहां देश की आधी जनसंख्या महिलाओं की है तो पॉलिटिकल पार्टीज भी ऐसे किसी मूलभूत संवैधानिक परिवर्तन में या स्टैट्यूट के परिवर्तन में चेंज लाने में कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की कई और जजमेंट्स आई हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि आप क्रूएल्टी और डिसर्शन के जो ग्राउंड्स लेते हैं उसमें आप इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का ग्राउंड को भी अगर आप शामिल करेंगे तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। उसमें जो एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि एक लॉन्ग पीरियड आप जब अलग रह रहे हैं वो अपने आप में एक ग्राउंड है इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। तो जब आप डिसर्शन का ग्राउंड ले रहे हैं फॉर वो भी आपको जैसे क्रूएल्टी एक फिजिकल और मेंटल क्रूएल्टी एक ग्राउंड है फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज तलाक के लिए, तो उसी तरह से आपके पास लंबे समय का डिसर्शन जो है वो भी एक ग्राउंड है आपकी शादी को ख़त्म करने का। लड़के के परिवार के खिलाफ मल्टीपल लिटिगेशंस कर रही हैं, डोमेस्टिक वायलेंस पे कर रही हैं, 498A में कर रही हैं, असॉल्ट की धाराएं लगा रही हैं, मॉडेस्टी की धाराएं लगा रही हैं। तो और इसी तरह लड़के की तरफ से भी लड़की के खिलाफ या उसके और दोस्तों के खिलाफ एडल्ट्री की बहुत सारी अलग अलग लिटिगेशन जो आ रही हैं वो अपने आप में इतना बड़ा ग्राउंड है विप्लव कि वो आप कभी भी आप कितनी मीडिएशन कर लो, आप उनको कितना ही रेफर कर दो, कितनी ही मैरिज काउंसलिंग करा दो, वो वापस हो ही नहीं। मुझे लगता है नाउ बॉल इज इन द पॉलिटिकल कोर्ट और आप जैसे पत्रकारों को जो जुझारू पत्रकार हैं उनको सांसदों से सवाल और पॉलिटिकल पार्टी से सवाल करना चाहिए कि उनका क्या व्यू है। वहां कोई व्यू नहीं लेता, सब लोग जजेस का व्यू ले रहे हैं। जज तो एक समस्या का ला करके निरस्तीकरण कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है। जनरली होता क्या है कि जब लड़का लड़की मिलते हैं, शादी होती है और शादी के बाद अगर किसी तरह भी कॉम्पैक्टिबिलिटी नहीं हुई, यानी कि आपस में परस्पर एक दूसरे के साथ जो कह सकते हैं समन्वय होना है वो नहीं हो पाया, अब डिवोर्स की प्रोसीडिंग में आ गए और लंबे समय से यानी कि 8 साल 10 साल 12 साल 14 साल प्रोसीडिंग चल रही है। 28 का जो लड़का था वो 38 का हो गया और 27 की लड़की 37 की हो गई। तो अब ना वो शादी लायक है, अब वो 10 साल के बाद डिवोर्स मिला, उसका फ़ायदा क्या। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कंसेप्ट दिया था इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, यानी कि ऐसा वैवाहिक संबंध जो पूरी तरह से डेड हो चुका है, उसमें कहीं भी अगर उसको चला रहे हैं, उस शादी को चला रहे हैं तो वो केवल पेपर पर है, उसका कोई पर्पस नहीं हल हो रहा है। तो आज इस इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को लेकर हम बातचीत करने आए। हमारे साथ विकास गुप्ता साहब जुड़ गए हैं। आप विकास गुप्ता साहब को पहले से जानते हैं। विकास गुप्ता साहब पिछले 3 दशक से वकालत में हैं, क्रिमिनल मैट्रिमोनियल की वकालत करते हैं और हाई प्रोफाइल बेहतर बड़े केसेस कर रहे हैं। लगातार हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट और देश के विभिन्न हाई कोर्ट्स में भी आप जा रहे हैं। विकास सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, ये कंसेप्ट क्या है? जनरली सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में ये कहा कि ऐसी मैरिज जो बिल्कुल डेड हो चुकी है और आम आदमी उस इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को कैसे समझेगा? देखिए मतलब समझने की बात यह है कि इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का कॉन्सेप्ट और जो ग्राउंड्स अवेलेबल ऑन डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है उसमें प्रावधान नहीं है हिंदू मैरिज एक्ट या स्पेशल मैरिज एक्ट में। ये जजमेंट लॉ से आया हुआ प्रावधान है। समझने की बात यह है कि जहाँ पे संभवतः क्रूएल्टी डिसर्शन एक ग्राउंड्स बनते हैं, ये भी ग्राउंड बनते हैं कि जब लंबे समय से कपल अलग रह रहा हो, उनके बीच में मल्टीपल लिटिगेशंस हो गई हों और ऐसी कोई संभावना, मीडिएशन की कोई संभावना नहीं बच रही है कि आप अमूमन जब केस डिवोर्स के लिए आता है तो कोर्ट उनको रेफ़र कर देता है मीडिएशन, लेकिन इतना लंबा अंतकाल हो जाता है, 10 साल 15 साल आप अलग रह रहे हैं, मल्टीपल लिटिगेशंस हैं, एक फैमिली ने दूसरी फैमिली के खिलाफ लिटिगेशन करी हुई है और कहीं कोई संभावना ही नहीं है
साथ होने की, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ऐसी मैरिज को जो नाम मात्र की रह गई हैं उसमें और एगनी और तकलीफ ना दे करके उसको 142 में आप उसको ख़त्म कर दीजिए, आर्टिकल 142। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है विप्लव कि ये प्रावधान, ये जो विकल्प है, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है और ये हाई कोर्ट या फैमिली कोर्ट के पास नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, या संभवतः और जो जजमेंट्स में ये बात निकल के आई कि जहाँ पे आप क्रूअल्टी और डिजर्शन के ग्राउंड्स ले रहे हैं वहाँ पे आप इसको मिक्स कर सकते हैं, इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, कि अब कोई संभावना ही नहीं है आपकी वापस आने में, तो ये मेल खा करके जो ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स बनते हैं उसमें आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपने उसकी डेफिनेशन बताई और आपने ये भी बताया हमारे दर्शकों को जानने के लिए कि 142 जिसका सर जिक्र कर रहे हैं, ये संविधान का आर्टिकल 142 है जो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि जहां जस्टिस करना है, न्याय करना है, कंप्लीट न्याय करना है, वहां 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला कर सकता है। इर्रिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को IBM जिसे कहते हैं, आपने कहा कि केवल सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। एक ऐसा झगड़ा जहां पति पत्नी के बीच मन मुटाव हो गया या नहीं बनी, शादी के 6 महीने के बाद ही नहीं बनी, आप खुशी से साथ हुए थे तो खुशी से ही अलग हो जाओगे ना। लेकिन भारत का कानून उसको 10 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल अदालतों में घसीटना पड़ रहा है। क्या इर्रिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज जो आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, क्या इसको लेके ये कभी लॉ कमीशन वगैरह का हुआ है कि इसको नीचे भी लागू किया जाए? मतलब अगर आप विभिन्न लॉ कमीशन पे, मैं खाली डिवोर्स पे ही नहीं, क्रूअल्टी के जो और 498A के ऑफेंसेस भी हैं, लगातार अलग अलग जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने लॉ कमीशंस को रिकमेंडेशन भेजी हैं। अगर आप प्रीति गुप्ता और अचिन गुप्ता की जजमेंट देखेंगे 498A में, तो उन्होंने लॉ कमीशन को रिकमेंडेशन भेजी और ये जजमेंट्स भेजी कि आप इसको स्क्रैप कीजिए। सुप्रीम कोर्ट वाज आल्सो सरप्राइज्ड कि जब नया BNS एक्ट आया तो क्रूअल्टी की डेफिनेशन जो 498A में थी वही डेफिनेशन BNS में भी रही। तो इसी तरह से इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज पे सुप्रीम कोर्ट ने लॉ कमीशन को रिकमेंडेशन भेजी है कि पार्लियामेंट इसमें संशोधन लेके आए। लेकिन विप्लव, कहीं ना कहीं आपको ये बात समझने की होगी और पॉलिटिकल डिस्कोर्स में भी ये बात आती है, जहां देश की आधी जनसंख्या महिलाओं की है, तो पॉलिटिकल पार्टीज भी ऐसे किसी मूलभूत संवैधानिक परिवर्तन में या स्टैट्यूट के परिवर्तन में चेंज लाने में कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं। वो नहीं समझ पाते कि देश की आधी जनता इन प्रावधानों के में संशोधन को किस तरह से लेगी। तो आप अगर देखें कि निरंतर 30 साल से 40 साल से जब से ये कानून आए हैं, जहां पे इन कानूनों का दुरुपयोग भी किया गया है, निरंतर कोर्ट्स ने कहा है पार्लियामेंट को लॉ कमीशन के माध्यम से कि आप इनमें परिवर्तन लेके आइए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज इनसे बचती रही। लेकिन विकास सर, आपका तो मैट्रिमोनियल लॉ को लेकर और उनके मुकदमों को लेकर एक लंबा अनुभव हो गया। मतलब ये क्या बात है, ये क्या लॉ की व्यवस्था है कि एक हस्बैंड वाइफ आपस में नहीं रहना चाहते, 10 साल वो उसके लिए मुकदमा लड़े? आप जानते हैं आज करियर एस्पेक्ट ये हो गया है कि 32, 35, 38 में तो जाके शादी हो रही है और डिस्प्यूट अराइज हो गया, 10 साल आप उसको मुकदमा घसटवा रहे हैं। मतलब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है? और जब आपने अपने पास ही केवल पावर रखी है, तो अगर यही लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट के पास शुरुआती दौर में हो और कोर्ट ये डिसाइड करे कि नहीं साहब आप नहीं रह सकते, खत्म करो, झगड़ा क्यों करना? उसमें प्रावधान है जी। और मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से तमाम देश के युवाओं को कि म्यूचुअल कंसेंट का डिवोर्स का भी प्रावधान है। तो अगर आप वहां झगड़ा कर रहे हैं और आप यही सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट 142 में या हाई कोर्ट के पास पावर होती और वो ये करा पाते, तो मुझे लगता है कि जहां पे ये समस्या जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों में है, जहां पे ईगो का भी एक इशू है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, चेतना भी है, चिंतन भी विषय हैं डिवोर्स के या साथ ना रहने के, और बहुत अलग अलग कारण हैं, तो मुझे लगता है कि कम से कम पढ़ी लिखी जनता को म्यूचुअल कंसेंट के रास्ते से जाना चाहिए। सर वो तो बाद की बात है। 90% जो हमारे पास लीगल रिपोर्टर को संपर्क करते हैं वो कहते हैं साहब पत्नी 5 साल से 7 साल से अपने मायके में रह रही है, तलाक हमने फाइल किया है, तलाक में वो तलाक भी नहीं देना चाह रही। अब इस कंडीशन में आदमी क्या करेगा? वही मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की कई और जजमेंट्स आई हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि आप क्रूएल्टी और डिसर्शन के जो ग्राउंड्स लेते हैं उसमें आप इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का ग्राउंड को भी अगर आप शामिल करेंगे
तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा उसमें। Correct. लेकिन स्टैंड अलोन की खाली इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के ग्राउंड पे हाई कोर्ट या फैमिली कोर्ट उस मैरिज को डिसॉल्व नहीं कर सकती। लेकिन अब एक हम उदाहरण अपने दो दर्शकों के लिए अगर ले लें, एक व्यक्ति है जिसकी पत्नी 5 या 7 साल से उससे अलग रह रही है। अच्छा, उसने डिवोर्स फाइल कर दिया और डिवोर्स का प्रोटेस्ट भी उसने फाइल कर दिया। इस कंडीशन में वो इर्रिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज की प्ली को कैसे लेगा, कम से कम लोअर कोर्ट के सामने? हाँ, लोअर कोर्ट जी। में ये जब आप डेजर्शन में आ रहे हैं कि वो डेजर्ट करके आपको चली गई, और एक ये इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन के भी बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बताया जी। कि एग्जांपल्स दिए, उसमें जो एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि एक लॉन्ग पीरियड आप जब अलग रह रहे हैं, वो अपने आप में एक ग्राउंड है इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। तो जब आप डेजर्शन का ग्राउंड ले रहे हैं फॉर, वो भी आपको जैसे क्रूअल्टी, एक फिजिकल और मेंटल क्रूअल्टी एक ग्राउंड है फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, तलाक के लिए, तो उसी तरह से आपके पास लंबे समय का डिसर्शन जो है वो भी एक ग्राउंड है आपकी शादी को खत्म करने का। उसमें जब आप लेते हैं तो इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का जो ग्राउंड आता है आपके पास, उसमें अपने आप लंबे समय से अलग अलग रहने का प्रावधान अपने आप में ग्राउंड बनता है फॉर डिवोर्स। नहीं तो लंबे समय के कोई परिभाषित सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि लंबे समय का देखिए, क्या आप मतलब है? अगर जजमेंट में, शिल्पी की जजमेंट में देखेंगे तो उन्होंने कहा 5 से 7 साल का वक्त अच्छा, है। तो मिनिमम अगर 5 to 7 ईयर है तो कोई व्यक्ति मतलब इरिट्रेबल उसको हम इस तरह से इतना स्ट्रेट जैकेट में ना डालें। 5 इयर्स अगर आप 3 साल में भी मेक आउट कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से समाज का परिवर्तन हो रहा है, जिस तरह से गति आ रही है, आज से 30 साल पहले के समस्याएं और साधन और व्यवस्थाएं डिफरेंट थी। आज मे बी टुडे 2 इयर्स इज ऑल्सो अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आप 20 साल लगते थे, आज वहाँ बच्चे 2 साल में ही वो काम कर रहे हैं। तो मुझे मतलब लग रहा है 35-36 साल में आपकी शादी हो रही है, तो अगर 2 2 years साल is all- पत्नी बाहर है। अच्छा, आपने एक बात बताई, इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को मोशन में लाने के लिए या उसको, उससे परिणाम हासिल करने के लिए कुछ फैक्टर है। जैसे आपने लॉन्ग डिजर्शन फैक्टर बताया, आप नहीं रह पा रहे हैं, मीडिएशन फेल हो चुका है, जो कोहबिशन है वो भी नहीं हो रहा है। इसके अलावा भी और कुछ फैक्टर लागू होते हाँ, हैं जो इस एक पर? बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है विप्लव, जो मैंने कहा था शुरुआती दौर में कि मल्टीपल लिटिगेशंस, लड़के के परिवार के खिलाफ मल्टीपल लिटिगेशंस कर रही हैं, डोमेस्टिक वायलेंस पे कर रही हैं, 498A में कर रही हैं, असॉल्ट की धाराएं लगा रही हैं, मॉडेस्टी की धाराएं लगा रही हैं। तो और इसी तरह लड़के की तरफ से भी लड़की के खिलाफ या उसके और दोस्तों के खिलाफ एडल्ट्री की बहुत सारी अलग अलग लिटिगेशन जो आ रही हैं, Correct. वो अपने आप में इतना बड़ा ग्राउंड है विप्लव कि वो आप कभी भी, आप कितनी मीडिएशन कर लो, आप उनको कितना ही रेफर कर दो, कितनी ही मैरिज काउंसलिंग करा दो, वो वापस हो ही नहीं सकते। करेक्ट। हम अपने दर्शक ये जो बात सुन रहे हैं विकास सर की, मैं 100% इस बात से सहमत हूँ कि बहुत बार क्या हो रहा है कि मैट्रिमोनियल झगड़े में पूरा पैकेज आ रहा है, यानी कि 498A, मेंटेनेंस, डीवी, पूरा पैकेज बनाया जा रहा है। और अब तो 376 यानी कि रेप का भी आरोप है, 354 लगा दिया जा रहा है परिवार के ही लोगों पर, ये सब भी एडिशनल हो गए हैं। इस तरह के मामलों में अगर कोई पुरुष है जिसके खिलाफ मल्टीपल लिटिगेशन शुरू कर दिए हैं, अब वो क्या करे, कहाँ जाए, क्या रास्ता आप सुझा रहे हैं? विप्लव, सबसे पहले तो उसको इनकी जो FIRs आई हैं, इनकी क्वॉशिंग पे जाना चाहिए। और मैं अगर आपको बताऊं, पिछले 15 महीने से 18 महीने में बहुत महत्वपूर्ण पाथ ब्रेकिंग जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की हैं। अचिन गुप्ता से लेकर के दारा लक्ष्मी तक, आज तक की 15-18 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस स्टेजेस पे क्वॉशिंग ऑफ द FIR भी करी है, क्वॉशिंग ऑफ द चार्जशीट भी करी है, और बहुत सारे लोगों को साथ ही साथ लॉ कमीशन को भी रिकमेंडेशन भेजी है कि 498A को हटाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आप फैमिली मेंबर्स के खिलाफ ऐसे FIR नहीं कर सकते, कोई स्वीपिंग रिमार्क्स के बेसिस पे नहीं होगा, टाइम स्पेसिफिक एलिगेशंस होनी चाहिए, तब वो जाकर के उनके खिलाफ FIR होंगी। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है विप्लव, अभी रिसेंटली पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक ADGP को नोटिस भी किया कि आप अपना एफिडेविट फाइल करिए कि जो लोग, लड़कियां बाहर जाकर के, विदेश जाकर के FIR यहाँ करा रहे हैं, तो क्या स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर है आपका, कि कौन सा बेसिस है आप FIR, लड़के के परिवार जो यहाँ रहता है, जिन्होंने 3 दिन या 5 दिन आपसे मुलाकात करी है और आप उनके खिलाफ FIR कर मतलब 8-8, 10-10 लोग परिवार के। अभी हाल फिलहाल ही मेरे पास एक कॉल आया, पूरे परिवार को, और वो पड़ोस के,
मतलब लड़की ने ये भी एलिगेशन कर दिया कि मेरे पति को मेरी पड़ोस की महिला भड़का रही है, तो उसका नाम भी एफआईआर में 11 लोगों को आरोपी बना दिया गया। लगातार लेकिन हमारे पास ये आता है कि साहब एफआई 482 में हम जाते हैं, लेकिन कोर्ट कहता है कि नहीं साहब ट्रायल चलिए। मुझे अपने दर्शकों के लिए आप थोड़ा सा बताएं कि एफआईआर को क्वैश कराने के लिए वो कौन से फैक्टर हैं जो कोर्ट में ले जाने की जरूरत है? देखिए विप्लव, हो सकता है कि लड़के के खिलाफ वो एलिगेशन फिर भी स्टैंड कर रहे हो, अगर उसके फैमिली मेंबर्स दूसरे परिवार में रहते, दूसरी स्थान पे रहते हैं एट अ डिफरेंट प्लेस, तो उनका ग्राउंड बहुत अच्छा है। जो लोगों का इंटरेक्शन ही कोई सिर्फ शादी के ओकेजन या फंक्शन पे हुआ है, उनके खिलाफ एलिगेशंस हैं। तो अब खाली ऐसा नहीं है विप्लव कि एक पहले भजन लाल के टाइम पे आप देखेंगे परिवर्तन क्या हुआ है जजमेंट में। पहले उनका ये था यू हैव टू टेक द एलिगेशंस एज दे आर, आपको उनको ऐसे मीट करना है और तब देखना है कि क्या ये कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है या नहीं बनता, या एब्सर्ड है या क्या है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने फर्क लेके आया है, वो ये कहता है कि आपको द जजेस मस्ट रीड बिटवीन द लाइंस। ये नहीं है कि आपने एलिगेशन को जैसे पढ़ा और मान लिया कि जाइए अब आप कोर्ट कर रहा है। मैं और यह बात आपको निरंतर कह रहा हूं कि पिछले 15-18 महीने में पाथ ब्रेकिंग जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट की। 498 है, 354 पे, कि किस तरह से उन्होंने और फैमिली मेंबर्स के खिलाफ अगर एलिगेशंस हैं या कोई अथॉरिटी में हैं या पुलिस वाले हैं या बहुत पढ़े लिखे हैं, तो उन्होंने जब एलिगेशंस लगाया है तो कोर्ट ने कहा है कि इनको विद पिंच ऑफ सॉल्ट लेना चाहिए एंड यू मस्ट रीड बिटवीन द लाइंस। रीड बिटवीन द लाइंस यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट की मंशा है, बहुत बार आप लोग है परेशान हो जाते हैं कि साहब वो हाई कोर्ट तो गए थे 482 में, लेकिन कोई राहत हमें नहीं मिली। ऐसा नहीं है, अगर हाई कोर्ट ने राहत नहीं दी तो आपके पास सुप्रीम कोर्ट का विकल्प खुला हुआ है। तो बहुत बार ये हो रहा है कि ये जो पैकेज में मुकदमे आ रहे हैं, जैसा कि विकास सर ने अभी कहा, उस पैकेज के मुकदमों को पिटीशन में डालकर कि किस तरह आपको हैरेसमेंट किया जा रहा है वो आपको रखना होगा। सुप्रीम कोर्ट से, जैसा विकास सर कह रहे हैं कि बहुत शानदार जजमेंट आ रहे हैं, इसलिए अब इस बात पे आप परेशान ना हो कि साहब हमारा क्या होगा अगर नहीं हो पाया है तो है। बस एक लास्ट में मैं आपसे अंतिम प्रश्न लूँगा और चाहूँगा कि इसको एक बार बार ये देखने में आ रहा है कि सब कह रहे हैं कि साहब एफआईआर हुई, हमने हाई कोर्ट में इसको चैलेंज भी किया, लेकिन 2-2, 3-3 साल हो गए हैं, 4-4 साल हो गए हैं, सुनवाई पे नहीं आ रहा है, फैसला नहीं हो रहा है। मतलब वो खाली एक 498 के मुकदमे का इशू नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में भी है कि किस तरह से हाई कोर्ट्स में, और दिल्ली हाई कोर्ट में तो एक चीज़ आपको मैं बताऊं, कम से कम सप्लीमेंट्री लिस्ट में आके आपकी सुनवाई हो रही है, उसके बाद भी आ रहा है। आप अगर वेरियस आप हाई कोर्ट्स में जाएं तो आपकी फर्स्ट हियरिंग तक कई सालों से नहीं आ रही है, और इसीलिए ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है दिल्ली हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पहल पे कि उन्होंने फर्स्ट और थर्ड सैटरडेज को वर्किंग सैटरडे कर दिया गया। तो मुझे लगता है उसको एक स्पेसिफिक ना मान के करा जाए, वो पूरे के पूरे हाई कोर्ट पूरे के पूरे एक ढांचे की समस्या है। वो सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस उसको किस तरह से व्यू करेंगे और उसका समाधान ढूंढेंगे, वो एक अलग विषय है। विकास सर, निश्चित रूप से आपने बात कही और प्रगति के कदम उठाए भी जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है जो मैं मोटे मोटे उदाहरण से अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ लगातार ये प्रयास होता है कि जल्दी बच्चों को उठाएं, सुबह अर्ली जल्दी उठाएं, लेकिन रात में जल्दी सोएं, इसके लिए व्यवस्था नहीं है। तो हमारे यहाँ कानून केसेस को निपटाने के लिए तो व्यवस्थाएं बन रही है, मुकदमे ना दायर हो इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। नहीं, वही विप्लव, वही, क्योंकि देखिए सेपरेशन ऑफ पावर है, आप जुडिशियल ओवररीच भी नहीं कर सकते हैं। जो प्रावधान अगर किसी स्टैट्यूट में है तो वो पार्लियामेंट ही उसका संशोधन करेगी, और इसमें, और सुप्रीम कोर्ट निरंतर जब लॉ कमीशन के माध्यम से सरकार को कह रही है कि आप इसमें पार्लियामेंट में जाकर के संशोधन करिए, तो मुझे लगता है नाउ बॉल इज इन द पॉलिटिकल कोर्ट, और आप जैसे पत्रकारों को, जो जुझारू पत्रकार हैं, उनको सांसदों से सवाल और पॉलिटिकल पार्टी से सवाल करना चाहिए कि उनका क्या व्यू है। वहां कोई व्यू नहीं लेता, सब लोग जजेस का व्यू ले रहे हैं। जज तो एक समस्या का ला करके निरस्तीकरण कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है, लेकिन कानून में जो संशोधन है वो पार्लियामेंट के ही डोमेन में है। मुझे लगता है कि उसको जुडिशरी स्टेप इन नहीं करती है, वो एक बहुत अच्छी बात है। सेपरेशन ऑफ पावर है और जुडिशियल ओवररीच नहीं है, उससे हमारी डेमोक्रेसी के जो पिलर्स हैं वो स्ट्रेंथन ही होते हैं। लेकिन अर्ली हियरिंग के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट में
जाने से फायदा होता है? विप्लव, इतने ज़्यादा लाखों केसेस हैं। आप अर्ली हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑल इंडिया वो इलाहाबाद बार एसोसिएशन की जजमेंट में मना किया कि कोई टाइम फिक्स नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो अमीर लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अर्ली हियरिंग के लिए और गरीब आदमी नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा ऐसे डिफ्रेंशिएशन करने की कोई आवश्यकता नहीं। फिलहाल तो यही है कि आप हाई कोर्ट में जाएं, चीफ जस्टिस या अपनी बेंच के सामने अपनी बात रखें कि इतने लॉन्ग समय तक ये मुकदमे नहीं आ पा रहे हैं सुनवाई पे, निश्चित रूप से आपको कोई राहत मिलेगी। विकास सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों के लिए निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात बताई। थैंक यू वेरी मच। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।